Welcome you all in your YouTube channel Champs of Success एंड ये वीडियो आप देख रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि आप एग्जाम्स के लिए कितना सीरियस हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिन एक्सपेक्टेशंस के साथ आप ये वीडियोस देख रहे हैं वो हम फुलफिल कर पाएं। और आप लोगों ने जो हमारे चैनल को सपोर्ट किया है और प्यार दिया है उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कभी कभी आपको लगता होगा कि हमने पेपर बहुत अच्छा दिया है, हम तो फुल मार्क्स सोच रहे थे कि पूरे मार्क्स आएंगे, फुल मार्क्स के लिए पेपर देकर आए हैं, ऐसी बहुत सी बातें। लेकिन फिर भी आपके मार्क्स आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आते हैं। तो आज हम उन रीजंस को जानने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, या ऐसी कौन सी चीज है जो टॉपर्स से आप डिफर करते हो। एक्चुअली जो टॉपर्स होते हैं वो अलग एग्जाम्स नहीं देते, वो एग्जाम को अलग तरीके से देते हैं। तो आज हम उनकी जो सीक्रेट स्ट्रेटेजीज हैं जिनको हमने डिस्कस की है वो से टॉपर्स के साथ, उनको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। और आज इस वीडियो के थ्रू आप बहुत सारी नॉलेज लेके जाएंगे, इतना हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। तो लेटेस्ट स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बिगनिंग स्ट्रेटेजीज की। बिगनिंग स्ट्रेटेजीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को देने से पहले बिगनिंग पर ध्यान देना जरूरी है। आपको तो पता ही होगा कि बाहुबली द बिगिनिंग सुपर हिट हुई, इसी वजह से आगे इसको इतना अच्छा और इतना बम्पर रिस्पांस मिला। तो हमें भी एग्जाम स्टार्टिंग करने से पहले ही कुछ बातों का ध्यान रख लेना चाहिए। जैसे कि आप सबसे पहले इस बात को कंफर्मेशन ले लें कि आपको आपका एग्जाम सेंटर की फुल इंफॉर्मेशन है। ऐसा ना हो कि एंड टाइम पर आपको पता ही हो ना हो कि एग्जाम कहाँ देना है और इसकी वजह से बहुत ज्यादा भगदड़ हो जाए, जिससे नर्वसनेस क्रिएट हो सकती है। इसलिए आप पहले ही रिलैक्स माइंड से एग्जाम देने के लिए पहले ही पता कर लो कि कहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर आया है। सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स को एक साथ अरेंज रखो, जिससे जैसे कि एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, ज्योमेट्री बॉक्स, जो भी आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है एग्जाम से रिलेटेड। इस अदरवाइज कंडीशंस पैनिक हो सकती है, इसलिए इस बात का भी पूरा ध्यान दें। एग्जाम हॉल में पहुंचने पर कूल माइंड से कॉपी और पेपर में दी गई इंफॉर्मेशन को फिल कर लो और क्वेश्चन पेपर को केयरफुली रीड करो। जब तक इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह से ना पढ़ लो आगे पेपर स्टार्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसलिए इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ो, जिससे आप स्ट्रेटेजी प्लान कर पाओगे कि आपको किस तरह से पेपर सोल्व करना है। और बहुत से कैंडिडेट्स क्या होते हैं, जल्दीबाजी में क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड नहीं करते और पूछा कुछ और जाता है और आंसर कुछ और लिख देते हैं। तो आपको क्वेश्चंस को अच्छे से समझकर पढ़ना है, क्वेश्चन में गिवन क्या है और पूछा क्या है। इसलिए इन बातों का जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप पेपर सोल्व करते टाइम पे इंडिकेटर स्ट्रेटेजी जरूर यूज करो। इंडिकेटर स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब है कि कुछ स्पेशल टिक्स, मान लो आपने जैसे पेपर रीड किया और आपको लगता है कि मुझे इस क्वेश्चन को पहले सोल्व करना है, तो कोई स्पेशल इंडिकेटर यूज कर लो, ठीक है। अगर और हमेशा पेंसिल का ही यूज करो, क्योंकि कभी कभी कुछ पेपर्स वाले बोल सकते हैं आप अगर पेन का यूज करोगे तो कि ये अलाउड नहीं है, तो पेंसिल से यूज कर सकते हो, आप रब कर हटा भी सकते हो। तो इससे क्या होगा, एक इंडिकेशन आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन सेकंड प्रायोरिटी पर देना है, कौन सा क्वेश्चन आपने कर लिया, कौन सा क्वेश्चन आपने अधूरा किया है या बाद में इसको ट्राई करना है। इस बात का जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो पेपर करते टाइम पे इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपको कि आप अपने रिसोर्सेस का यूज अच्छे से करो। रिसोर्सेस से मेरा मतलब है कि रफ वर्क को बहुत स्मार्टली यूटिलाइज करो, जैसे आपको सॉल्यूशन को ढूंढना नहीं पड़े। अगर मान लो कोई क्वेश्चन रह गया और आपको उसको बाद में ट्राई करना है, तो आपको परेशानी ना हो कि कहाँ पे मैंने क्वेश्चन किया था। या रफ वर्क बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही गंदगी के साथ करते हैं, तो उनको खुद का किया हुआ क्वेश्चन ही वापस नहीं मिलता। तो ये ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए इस तरीके का यूज करके आप अपने लिखने से पहले किए गए ट्रायल का एडवांटेज ले सकते हो, ठीक है। इसलिए रफ वर्क के लिए स्पेस पहले से डिसाइड कर लो, या तो साइड में कर लो या फिर पीछे की साइड आपको जहां कन्वीनियंट लगे। मेरे अकॉर्डिंग सामने ही कर लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, और उसको लास्ट में क्रॉस जरूर कर लो। अब तक हमने डिस्कस किया है कि मार्क्स और टाइम कैसे बचाएं। अब हम ये जानेंगे कि मार्क्स कैसे बढ़ाएं। आप ये सोचकर देखो
कि अगर आप कॉपी करेक्शन करते तो आप क्या चाहते। जैसे मैं भी कॉपी करेक्शन करता हूं तो उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ स्पेशल पॉइंट बताऊंगा। जैसे पेपर को सोल्व करते टाइम ऑर्डर और सीक्वेंस का पूरा ध्यान दें। ठीक है, मींस जैसे कि आप कोई क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हो, जैसे आप सेक्शन ए को फिर सेक्शन बी को और सेक्शन सी को करो, मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको किसी क्वेश्चन को ढूंढने के लिए आपके पेजेस पलटने पड़े, बार बार पेजेस पलटने पड़े। ठीक है, इससे क्या होगा कि इनडायरेक्टली वो फ्रस्ट्रेट हो सकता है, और वो फ्रस्ट्रेट होने के बाद ऐसा हो सकता है कि उसको बुरा लगे, और मतलब क्योंकि क्या होता है कि सभी को लिमिटेड टाइम मिलता है, और जो भी कॉपी करेक्ट करने बैठेगा वो चाहेगा कि कम से कम टाइम में आपकी कॉपी चेक हो जाए। इसकी वजह से वो ज्यादा नंबर ऑफ कॉपीज काउंट कर सके और अपना एक अच्छा खासा जो फंड क्रिएट करना चाहता है वो कर पाए। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें, एक प्रॉपर मैनर में ही क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करें। सेक्शंस, एक सेक्शन बना लो, उस सेक्शन में सारे क्वेश्चंस हो, सेक्शन ए बी सी जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेक्शन ए का एक क्वेश्चन आपने इधर किया है, फिर सेक्शन ए का एक क्वेश्चन आप एंड में कर रहे हो। इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है एग्जामिनर के लिए, स्पेशली कॉपी चेक करने वाले के लिए। तो आप इस बात का जरूर ध्यान दें। और एक और नेक्स्ट थिंग कि हमेशा हर क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व करो, चाहे वो आपके सिलेबस में हो या ना हो। ठीक है, सॉल्यूशन टू द पॉइंट होना चाहिए। जैसे कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें उसके अकॉर्डिंग ही बताओ। जैसे मान लो आपके सामने क्वेश्चन है कि व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आप इसमें एम्पियर भी लिख दोगे ना तब भी 1 मार्क्स मिल जाएगा। इसके लिए पूरा लिखने की जरूरत नहीं, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। गेटिंग, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें आप। तो एक्स्ट्रा जहां रिक्वायरमेंट हो वहीं लिखो, और तब लिखो जब आपके पास प्रॉपर टाइम हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है या स्टार्टिंग आप कर रहे हो तो टाइम को मैनेज करके चलो, टाइम बहुत प्रीशियस है और ये टाइम ही आपके मार्क्स घटा या बढ़ा सकता है। इसलिए इसका पूरा ध्यान रखो। एक्स्ट्रा कभी फालतू पॉइंट्स मत ऐड करो। जैसे मान लो यूनिट पूछी गई है आपसे वेबर, और आप एक्स्ट्रा डेफिनेशन भी लिख रहे हो, फिर उसके बाद यूनिट्स लिख रहे हो, इसका कोई रोल नहीं है। टाइम मैनेजमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। टाइम मैनेजमेंट जैसे आपको रिस्ट वॉच है जरूर पहनना चाहिए, जिससे आपको टाइम का पूरा पता रहे। टाइम को प्रॉपरली डिवाइड करो, जैसे कि आप किस सेक्शन में कितना टाइम यूज करना चाहते हो। इससे इसका जो, अगर आप मतलब इसको हैबिट में लाना चाहते हो तो इसके लिए प्रैक्टिस जरूर करते रहो, जैसे टेस्ट देते रहो, उससे आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि टाइम को मैनेज कैसे करते हैं। ठीक है, और अगर आप टेस्ट देना चाहते हो और कुछ प्रॉपरली हमारे नोट्स को फॉलो करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी टीचमेंट आईडी का लिंक दिया है, आप ज्वाइन हो सकते हो, और हमारी जो भी फैसिलिटीज हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं आप उनका एडवांटेज ले सकते हो। नेक्स्ट, टाइम इस तरह से मैनेज करो कि रीचेक करने के लिए आपको टाइम जरूर मिल जाए। ठीक है, और रीचेकिंग आप अच्छी तरह से कर सको और करेक्शंस कर सको। ठीक है, रीचेकिंग करने के लिए जो मैंने बताए हैं इन लेवल्स को फॉलो कर सकते हो आप। इसी के अकॉर्डिंग एक पैटर्न बना लो कि क्रॉस करें, जब आप लास्ट में क्रॉस चेकिंग करोगे तो कैसे करोगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन और लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप एग्जांपल्स, डायग्राम इनका यूज करके, जैसे मतलब फ्लो चार्ट हो गया, इनका स्मार्ट यूज करो। इससे क्या होता है कि उसको टू द पॉइंट आंसर दिख जाए, क्योंकि आपकी लंबी थ्योरी में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप सोचते हो कि जितना ज्यादा हम लिखेंगे उतने मार्क्स आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो पॉइंट लिख रहे हो उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट जरूर करो। अगर आप हाईलाइट नहीं करना चाहते तो उनको ब्लॉक डायग्राम में या किसी भी तरह से कुछ ऐसे शॉर्ट में बता दो जिससे वो समझ जाए कि आप लिखना क्या चाहते हो। उसको सिर्फ पॉइंट ढूंढना होता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो डायग्राम का यूज करना आपको बहुत बहुत इजीली मार्क्स दिला देगा। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिखाया आपको कि यहाँ पे हमने पूछा है डिफाइंड कंडक्टर, सपोज करो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेशन के साथ साथ उसका एक एग्जांपल दे दोगे तो उससे क्या होगा, मोर रिलेवेंट हो जाता है वो आंसर, क्योंकि उस जगह आप बता सकते हो। ये एक्सप्लेनेशन पार्ट में और भी बहुत सी चीजें हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉपी करेक्शन में के टाइम पे जब पूरी थ्योरम की जगह आप सिर्फ डायग्राम यूज करोगे ना तो वो ज्यादा वैल्यू करते हैं। ठीक है, मतलब आइडिया हो जाए कि आपको प्रॉपर नॉलेज है तो बस मार्क्स पक्के, कोई मार्क्स निकाल सकता। ठीक है, जहां हो सके वहां ब्लॉक डायग्राम या डायग्राम का यूज जरूर करो। ठीक है, इससे क्या होगा
कि आप सॉल्यूशन भी प्रॉपरली दे दोगे और टाइम सेविंग भी हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया व्हाट डू यू नो अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आपने डायग्राम बना दिया। ब्लॉक डायग्राम का यूज करना, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, ब्लॉक डायग्राम का यूज करने का मतलब है, जैसे आपसे पूछा जाता है कि रेक्टिफायर क्या होता है या रेक्टिफायर को एक्सप्लेन करो, तो आपने जैसे इस तरह से ब्लॉक डायग्राम यूज किया, इसमें आपने बता दिया कि एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में जो कन्वर्ट करता है उसे रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर के टाइप्स भी बता दिए आपने, तो हो गया ना डबल फायदा। कंपैरिजन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको डिवाइड करके ही लिखें, इससे ये बेनिफिट होगा कि आपको लिखने में आसानी रहेगी और जो कॉपी करेक्शन करने वाला है उसको कॉपी करेक्शन इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखें। जैसे कि हमने यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन को कंपेयर किया है, तो आप देख सकते हो हमने कंपेरेटिव स्टडी करके बहुत अच्छी तरह से टू द पॉइंट आंसर लिखे हैं, और मुझे नहीं लगता इस जगह कोई भी मार्क्स अपने गवाएगा। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। Thank you very much for watching our video. And please subscribe the channel to be part of our team.